सिंपली सिंप्लीफाइड स्केच के ऊपर किसी भी रेफरेंस को, किसी भी चीज़ को हम सिंप्लीफाई सबसे पहले किस तरह करते हैं, उसके बाद उसे किस तरह से हायर लेवल पे भी लेके जाया जाता है। नॉर्मली जो इंसानों की आँखें होती है वो डिटेल्स देखने के लिए बनी होती है, बट आर्टिस्ट का काम होता है डिटेल से डिटेल चीज़ों को भी सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाइड फॉर्म में बना देना। तो अगर नॉर्मली हम हर चीज़ में डिटेल्स देख लेते हैं, फिर चाहे किसी मंदिर की कढ़ाई हो छोटी छोटी, या फिर अपने ही जब हम फ़ोटोज़ को एडिट करते हैं अपलोड करने के लिए, स्टेटस वगैरह पे लगाने के लिए, तो वहाँ पे भी हम हर एक चीज़ को देखते हैं कि हमारी फ़ोटोएँ अच्छी दिखनी चाहिए, तो हर चीज़ को एडिट करते हुए हम ऑब्ज़र्व भी करते हैं। तो छोटी-छोटी डिटेल्स हमें हर जगह दिख जाती है, ये नॉर्मल इंसानों की आँखें। बट एज़ एन आर्टिस्ट हम जब भी कुछ ड्रॉ करते हैं, जब कुछ क्रिएट करते हैं, तो वहाँ पे हम हर चीज़ को सबसे पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में देखते हैं, उसके बाद उसे हायर लेवल पे लेके जाया जाता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आपके सामने 2 इमेजेस हैं, आपको बताना है कि कौन-सी इमेज को आप ईज़िली ड्रॉ कर सकते हो। तो आपका आंसर आपको कमेंट में भी लिखना है, और यहाँ पे लगभग सभी लोगों का आंसर होगा इमेज नंबर 2, क्योंकि ये कुछ सिंपल सा दिख रहा है, दोनों इमेजेस सेम है, बट यहाँ पे जो ड्रॉ किया गया है वो एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में किया गया है। अगर डायरेक्ट आप फर्स्ट इमेज को देख के ड्रॉ करते हैं तो आप उसको डायरेक्टली एक्यूरेट ड्रॉ नहीं कर पाएंगे हम। तो हर चीज़ को जब एज एन आर्टिस्ट हम सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ब्लॉकिंग कर लेते हैं, तो वहाँ पे जो उसका इनिशियल लाइन्स है वो मार्किंग्स जब सही हो जाती है, तो उसके आगे के स्टेज जब हम कलरिंग ऐड करेंगे, जब उसमें शेडिंग करेंगे, तो सारी चीज़ों को ऐड करने पे वो स्केच और ज़्यादा निखरता है और ज़्यादा सुंदर होता है। अगर समझ लीजिए आपने किसी का फेस बनाया है, किसी के फेस को स्केच किया है, और वहाँ पे आपको थोड़ी गड़बड़ लग रही है कि ये आँखें तो थोड़ी छोटी हो गई है, या फिर नाक जो है वो थोड़ा ऊपर आना चाहिए, थोड़ा नीचे आना चाहिए, कुछ गड़बड़ है, बट फिर भी आप उसमें शेडिंग स्टार्ट कर देते हैं, फिर भी आप उसमें कलरिंग स्टार्ट कर देते हैं, तो उस कलरिंग से वो आपकी जो गलती है वो छुपने वाली नहीं है। तो उसको अगर आप सही करेंगे तो ही आगे जाके आपकी ड्राइंग सही बनती है, तो ही वो कलरिंग उसमें अच्छी दिखती है, नहीं तो आपका पूरा टाइम सिर्फ वेस्ट होता है। तो यहाँ पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम किस तरह से टाइम इन्वेस्ट करना है वो हम देखने वाले हैं, और सबसे पहले सीखेंगे ब्लॉकिंग। और मैंने यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स के प्यारे-प्यारे इमेजेस लिए हैं, उनमें हम उन सारे रेफरेंसेस में हम देखेंगे कि सिंप्लीफाइड फॉर्म किस तरह से बनाया जाता है, और फिर आप इसे अप्लाई करेंगे अलग-अलग सब्जेक्ट पे, किसी के पोर्ट्रेट पे, लैंडस्केप पे, हर चीज़ पे। ये टेक्निक नहीं, ये फंडामेंटल है, ये हर जगह वर्क करता है, तो आप इसे हर जगह अप्लाई कर पाएँगे। और हम आगे के वीडियोज़ में भी अलग-अलग सब्जेक्ट पे इस टेक्निक को यूज़ करते रहेंगे, इस चीज़ को यूज़ करते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, और अपने बहुत सारे बर्ड्स को बनाना स्टार्ट करते हैं। और जब हम ब्लॉकिंग भी करते हैं, और एक चीज़ कि स्केचिंग बहुत टाइप्स की होती है, बहुत अलग-अलग टाइप्स के स्केचेस होते हैं, बहुत सारे होते हैं, बट मेन इम्पॉर्टेंट ये होता है कि हम जो भी यूज़ कर रहे हैं, जो भी हम बना रहे हैं, उसका फ़ील आ जाए। तो हम यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं सिंप्लीफाइड स्केच की एक ब्लॉकिंग की टेक्निक हम यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं। तो वहाँ पे भी वो फ़ील आ जाएगा कि हम बर्ड बना रहे हैं, तो जब हम स्केच करेंगे तो वहाँ पे बर्ड ही दिखेगा, बट कुछ नहीं। तो स्टार्ट करते हैं बनाना, और आप भी रेडी हो जाइए अपने पेपर, पेंसिल, या फिर पेन, पेंसिल, पेपर के साथ। आपके पास जो भी हो आप यूज़ कर सकते हैं, पेन हो, पेंसिल हो, पेपर हो, बस हमें लाइन्स का यूज़ करके स्केच करना है। और जब आप साथ में करेंगे तो मैं जो भी पॉइंट्स बताते रहूँगी वो आप लिख भी सकते हैं। लास्ट में भी मैं सारे पॉइंट्स एक साथ भी शेयर कर दूँगी। बट अगर साथ-साथ में आप स्केच करते हैं तो वहाँ पे सारी चीज़ें जो भी टिप्स होते हैं, जो भी चीज़ें हमें सही करनी हो, तो वो सारी चीज़ सही करनी होती है, वो सारी चीज़ें आप अप्लाई करते जाएँगे, तो फिर आगे भी वो आपके माइंड में बैठा रहेगा, तो हर चीज़ में वो काम आता रहेगा। इसलिए साथ में स्केच करना है, और स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे हमने पहला रेफरेंस ले लिया, अपने पहली बर्ड, और ये बर्ड काफ़ी शार्प भी दिख रही है। यहाँ पे मैंने सबसे पहले सिंपल सी एक एंगल ऑब्ज़र्व करके बनाया, ताकि हम उसको देख के बाकी सारी चीज़ें कंपेयर कर लेंगे कि कौन सी लाइन किस एंगल में कहाँ से आएगी। तो जैसे कि अगर सबसे पहले मैंने सर का एरिया है उसके लिए एक लाइन बनाई, तो अब
थोड़ा सा मैं एक लाइन ऊपर की तरफ बनाऊंगी, उसका एंगल थोड़ा सा ऊपर की तरफ होगा क्योंकि उसकी चोंच हल्की सी ऊपर की तरफ है। तो इससे एक लाइन से मैंने कंपेयर कर लिया कि उसकी चोंच कहाँ पे आएगी। अब उसी लाइन से हम अलग अलग चीज़ें कंपेयर करते करते पूरी एक इनिशियल अच्छी सी मार्किंग कर लेंगे, ताकि हम इसको अगर डिटेल में बनाएंगे बाद में सारी चीज़ें अगर ऐड करेंगे, कलर वगैरह, शेडिंग या फिर वैल्यूज़, तो वहाँ पे हमारी लाइन सही है। अब उसके अंदर हमें सिर्फ डिटेल्स करनी है, तो वो बड़ी बात नहीं है। जो हम अभी कर रहे हैं ब्लॉकिंग यानी कि हम जो भी लाइंस अभी बना रहे हैं उसके अंदर अपने रेफरेंस को ब्लॉक कर रहे हैं, ताकि हमें पता चल सके कि हम जो भी ड्रॉ कर रहे हैं हमारा रेफरेंस किस लिमिट में है, कितने एरिया के अंदर है। और इसके लिए स्ट्रेट लाइंस इज़ द बेस्ट मेथड। ये आपने ऑब्ज़र्व किया होगा, जब आप डायरेक्टली कर्व बनाते हैं तो उतनी ज़्यादा फिनिशिंग या फिर जो सही आना चाहिए उतना आ नहीं पाता है। बट जब आप स्ट्रेट लाइन बनाते हैं उसके बाद उस पर चीज़ें ऐड करते हैं तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो ये टेक्निक बेस्ट है हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करने के लिए और अपने स्केचिंग को इम्प्रूव करने के लिए। फिर सेकेंड रेफरेंस भी हमने ले लिया, और ये बर्ड का एंगल भी, इसमें मैंने कहीं पे छोटे छोटे लाइंस के लिए भी छोटे एंगल बनाए, बट इसको और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई किया जा सकता है। सिंपल सी, अगर आप किसी भी रेफरेंस को 4 से 5 लाइन में, 4 से 5 बड़े लाइंस में कन्वर्ट कर लेते हैं, सो आपकी स्केचिंग जो है वो उसको पहले जितना टाइम लगता था, तो अब आप जब स्केचिंग करेंगे इस टेक्निक का यूज़ करने के बाद, तो वो आपको रिज़ल्ट दिखेगा कि आप इम्प्रूव कर रहे हैं और आपकी स्केचिंग भी फास्ट होती है। क्योंकि फटाफट जब हम सबसे पहले मार्किंग कर लेते हैं कि हमारा बेस क्या है, हमारे फंडामेंटल्स कहाँ पे आएंगे, तो फिर उसके ऊपर चीज़ें ऐड करना उतना मुश्किल नहीं होता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है शुरुआत का, जहाँ पे हम सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं। ये थर्ड रेफरेंस में यहाँ पे मैंने थोड़ी सी अलग सी बर्ड ली है, ताकि इसका एंगल भी हमें कुछ अलग सा मिल पाए। और शुरुआत के लिए आप सिंपल से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि उससे क्या होगा कि जब आप सिंपल से स्टार्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे आप के पास कॉन्फिडेंस रहेगा कि कौन सी लाइन कैसी है। वो मैं इजीली, अगर सिंपल कोई वाज है, स्टिल लाइफ है, सिंपल सी चीज़ें, बॉटल वगैरह, तो उसमें लाइंस को कंपेयर करना उतना मुश्किल नहीं होता। और फिर जब आप वो कर लेते हैं तो आपके पास कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप डिफ़िकल्ट या फिर डायनामिक चीज़ों को भी अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे। और ये टेक्निक का यूज़ करें तो फिर सारी की सारी चीज़ें, फिर चाहे आप पोर्ट्रेट बना रहे हो, लैंडस्केप बना रहे हो, यहाँ पे हम बर्ड बना रहे हैं, एनिमल ड्राइंग, एनीथिंग यू कैन ड्रॉ विद दिस टेक्निक, और आप हर चीज़ को सही एक्यूरेट ड्रॉ कर सकते हैं। बस उसके पहले आपको एंगल्स, लाइन, ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत समझनी पड़ती है, क्योंकि यही सारी चीज़ें बेस है। और जब बेस स्ट्रांग होता है तो हम कितनी भी अलग अलग टेक्निक्स यूज़ करें वो अच्छी दिखती है, वो हमारे काम आती है और वो हमें इम्प्रूव करती है। बट जब हम बिना फंडामेंटल को जाने, बिना बेस को समझे अलग अलग टेक्निक्स ट्राई करते हैं, अलग अलग मीडियम्स ट्राई करते हैं, तो वहाँ पे कितनी भी प्रैक्टिस कर ले, अगर फंडामेंटल सही नहीं है तो हर चीज़ गलत ही होती जाती है। जैसे कि कोई इंसान दौड़ रहा है, बहुत अच्छे से दौड़ रहा है, शूज़ पहने हुए हैं, अच्छा रास्ता है, बहुत सारी चीज़ें, सब कुछ अच्छा है, बट उसको जहाँ जाना चाहिए वो वहाँ नहीं जा रहा है, उसका जो रूट है वो गलत है। दौड़ रहा है वो अच्छे से, बट उसका रूट गलत है, तो इसका कुछ फ़ायदा नहीं है। भले आप धीरे धीरे जाओ, चीज़ों को समझ के करो, बट जो हमारा रिज़ल्ट है वो सही आने के लिए हम बेस को स्ट्रॉन्ग करते हैं, यानी कि शुरुआत की चीज़ें। और जब हम यहाँ पे अच्छे से ऑब्ज़र्व कर लेते हैं, थोड़ा टाइम यहाँ पे ज़्यादा लगाते हैं, तो फिर जो डिटेल्स का पार्ट है उसमें मज़ा भी आता है, फिर वो सुंदर भी दिखता है, और हर चीज़ वहाँ पे फिर प्रेजेंटेबल वो ड्राइंग बन पाती है। और फिर इस तरह से हम अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, फिर अलग अलग टेक्निक्स भी ट्राई कर सकते हैं, और फिर हर मीडियम में आपका फंडामेंटल आपके साथ रहता है। फिर मीडियम को फिर आपको थोड़ा बहुत समझना पड़ता है
कि जैसे आपके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, बट अब आप कुछ नई टेक्निक्स ट्राई कर रहे हैं, नए अपना स्टाइल बना रहे हैं, नए मीडियम्स ट्राई कर रहे हैं, तो वहाँ पे सारी चीज़ें आपको अच्छे वे में, आप सही वे में ही करेंगे, क्योंकि आपके फंडामेंटल जो है वो स्ट्रांग है, जो आपका बेस है वो सही है, तो उसके ऊपर ऐड की गई सारी चीज़ें सही होती है। यहाँ पे इतनी सारी बातें फंडामेंटल के ऊपर है, तो ये पहला वीडियो जो क्वालिफाइड स्केच है, ऐसा कुछ आप बोल सकते हैं, क्योंकि स्केचिंग स्टार्ट होती है यहीं से, मार्किंग से, कि हम सबसे पहले कहाँ पे क्या ड्रॉ करने वाले हैं। अगर हमें ये पता होता है तो ऊपर की चीज़ें भी सही होती है। तो जैसे कि यहाँ पे अब मैंने स्ट्रेट लाइन बनाया था, बट उसके ऊपर मैं कर्व कैसे ऐड कर रही हूँ, इस तरह से हम अपनी ड्राइंग में और ज़्यादा डिटेल्स कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसमें सिर्फ कर्व ऐड कर रही हूँ। सो प्रैक्टिस करते रहिए और वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। यहाँ पे मैंने कुछ स्टिकी नोट्स के ऊपर अपने टास्क डेली के लिख के रखे। ऐसा आप भी कर सकते हैं। डेली आपको कितने स्केचेस करने हैं, कितने डेली कितने हावर स्केचेस करने हैं, वो आप कंप्लीट कर रहे कि नहीं, वो आप कैलेंडर में भी मार्क कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं उस डेट को। तो इस तरह से आपकी जो स्केचिंग है वो डेली एक टास्क की तरह आप करते रहेंगे, तो वहाँ पे कंटिन्यूअस प्रैक्टिस आपकी होती रहती है। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड विद आर्ट। थैंक यू सो मच।